Assalamualaikum. I am chemistry teacher, class 8 and class 9. Second chapter of chemistry, chemical combination. केमिकल कॉम्बिनेशन चैप्टर्स के अंदर लॉज बताएंगे। 4 तरह के लॉज होते हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन में यूज़ होंगे। फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशंस। ये 4 लॉज के बारे में हम आपको इसमें चैप्टर में डिफ़ाइन करेंगे। केमिस्ट्री डील विद द मैटर इन द चेंज अक्योरिंग इन इट। द केमिस्ट्री पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन दीज चेंजेस व्हेन वन और मोर सब्सटेंसेस आर चेंज इनटू क्वाइट डिफरेंट सब्सटेंस। यानी एक सब्सटेंस कोई केमिकली मौजूद होता है, उससे कोई नया सब्सटेंस बन जाए केमिकली, तो वो ये केमिकली कॉम्बिनेशंस कहलाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट मीन्स ये लॉ की मेन बात क्या है, क्या स्टेटमेंट दी गई है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इट स्टेट दैट मास इज नेदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। In other word, in any chemical reaction, the initial weight of reacting substance is equal to the final weight of the products. इसकी मीनिंग्स ये हैं, इस लॉ में कोई भी प्रोडक्ट जब केमिकली बनता है और उसके अंदर हम जैसे मटेरियल डालते हैं, जो मटेरियल हम इनिशियल में उसको देंगे वही वो रिएक्टेंट में हमें अप्लाई कराएगा। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये रिएक्शंस हैं, बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सेम कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, लेकिन पहले हाइड्रोजन के एलिमेंट्स अलहदा थे और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स अलहदा थे, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके नए बनाया, वो है वाटर। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम्स, जबकि यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये जो छोटे वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये हाइड्रोजन के हैं और ये जो बड़े वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीजन के हैं। लेकिन 1% एंड ऑक्सीजन एंड 2% एंड हाइड्रोजन मिलके नया सब्सटेंस बनाया जिसको हम वाटर कहते हैं। यानी अगर मैं इसे इस तरह से लिखूँ H2O, ये है वाटर। ये अलहदा से इसी तरह से होता है कि H अलहदा है और ऑक्सीजन अलहदा है, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे आपके पास H2O। यानी कोई नया सब्सटेंस डेवलप होगा, कोई 2 केमिकल्स मिलके, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। इसी तरह इसे एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए वेरिफिकेशन की गई है, वेरीफाई किया गया है कि लैंडल एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये किस तरह साबित किया गया। AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, उसके साथ HCl मिला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बना? सिल्वर क्लोराइड एंड HNO3। HNO3 भी एक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड जिसे कहते हैं। यानी हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स मिलाया तो सिल्वर क्लोराइड यानी जिसे वाइट पिपिट कहते हैं, वाइट कलर की कंडीशन में मौजूद होता है, और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड डेवलप होता है। दस द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस बिफोर द रिएक्शन इज़ इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस आफ्टर द रिएक्शन। यानी जितना आपने रिएक्शन से पहले मटेरियल डाला है इतना ही आपको रिएक्शन के बाद मिलेगा, यानी टोटल बिल्कुल सेम रखा जाता है। इसको हम कहते हैं बैलेंस में, जितना केमिकल आपने यहाँ पे डेवलप किया है इतना ही आपको यहाँ रिएक्शन में मिला है। इसी को लैंडल एक्सपेरिमेंट ने साबित किया है। इसी तरह से सेकंड लॉ है आपका, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन का स्टेट यानी स्टेटमेंट बहुत अहमियत रखता है। स्टेटमेंट मीन्स जो स्टेट साइंटिस्ट ने इसके बारे में दिया है। ये कंपाउंड कांस्टेंट कॉम्पोजिशन फ्रेंच केमिस्ट लुइस प्रॉस ने 1799 में समराइज़ कराया था और इसका रिजल्ट उन्होंने दिया था। इसके हिसाब से इसका स्टेटमेंट है विच स्टेट दैट अ डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रपोर्शन बाय मास। इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी भी 2 डिफरेंट कंपाउंड्स लिए जो बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, 2 कंपाउंड्स लिए जो सेम एलिमेंट्स हैं, जिसके एलिमेंट्स सेम हैं, उन्हें एक जगह
इकट्ठा किया तो जो प्रपोर्शन बनेगा उसका मास कहते हैं उस वज़न को, वो मास दोनों के इक्वल होंगे। इस लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन में यही स्टेट किया गया है। जैसे कि इसमें आप यहाँ देखिए, नज़र आ रहा है आपको H2O पानी, हाइड्रोजन 2% क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इसलिए 1 × 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 2:16। अब ये 2 के टेबल से 2 1 से 2, 2 8 से 16, इसका रेशो बन गया 1:8, यानी हाइड्रोजन 1% है और ऑक्सीजन 8% है। ये इनका रेशो कहलाता है। जो रेशो सब्सटेंस होता है वो इक्वल रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, एग्जाम्पल यहाँ दी गई है कि 10 ग्राम ऑफ लेड लिया गया है, उसमें 1.56 ग्राम ऑफ सल्फ़र डाला गया है। लेड और सल्फ़र मिलके लेड सल्फाइड बना रहे हैं। लेड सल्फाइड कितना होगा, जैसे 10 ग्राम ये हैं, 1.56 ग्राम ये, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 10 + 1 11.56 ग्राम लेड सल्फाइड। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन इट इज स्टेट दैट द टू एलिमेंट्स कंबाइंड टू फ्रॉम मोर देन वन कंपाउंड टू masses of the one element then the combined with a fixed mass of the other elements are in the ratio of small whole number or a simple multiple ratio। इस लॉ के मीनिंग्स ये हैं कि हम दो एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं। कोई भी दो एलिमेंट्स हमने लिए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन हमने ले लिया और उन दोनों को हमने एक साथ मिलाया। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट द कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ द अदर, यानी हमने जो वज़न लिया है, मास कहते हैं हमारे वज़न को, वो हमने वज़न दोनों के सेम लिए हैं। उन एलिमेंट्स के सेम वज़न लेके फिक्स एलिमेंट का रेशो बनाया तो स्मॉल होल नंबर सिंपल मल्टीपल रेशो कहलाता है। यानी देखें, मैं इस तरह आपको समझाती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल है, इसमें हमने एक कार्बन लिया है कंपाउंड और एक ऑक्सीजन कंपाउंड लिया है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ 1% मिलेगा, यानी एक कार्बन और एक ऑक्सीजन होगा, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। यानी कार्बन भी 1% है और ऑक्सीजन भी 1% है। लेकिन दूसरे वाले में हमने क्या किया, कार्बन तो 1% है लेकिन ऑक्सीजन 2% है, यानी CO2, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिफरेंट है। इसी तरह से अगर हम इसका रेशो देख लें इन दोनों चीज़ों का, तो आप ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO जो है उसमें 12 कार्बन है, 16 आपका ऑक्सीजन है। इसका रेशो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 1%। इसी तरह से क्योंकि ये 1% लिया इसलिए इसमें ऑक्सीजन का रेशो 1% है। लेकिन दूसरे वाले में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन तो 12 ही है लेकिन ऑक्सीजन डबल हो गया, 16 + 16 डबल हो गया 32। तो ये हमने डबल करा इसलिए इसका रेशो ऑक्सीजन का डबल हो गया। अगर मैं इन दोनों का रेशो देखूँ, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों डिफरेंट मटेरियल्स हैं, इन दोनों का जब हम रेशो देखेंगे तो 1:2 बन रहा है, यानी एक कम है और एक ज़्यादा है। लेकिन दोनों में कार्बन सेम है और ऑक्सीजन का रेशो डिफरेंट है। जिन मटेरियल्स में 1% का रेशो डिफरेंट करे जाए और 1% का रेशो सेम रखा जाए उसे हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन कहते हैं। इसी तरह से आपका फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, ये रिचर्ड साइंटिस्ट रिचर्ड ने 1792 से 94 के दरमियान इन्होंने अपना लॉ बताया था। इस लॉ के हिसाब से स्टेट दैट व्हेन द टू डिफरेंट एलिमेंट separately combine with the fixed mass of a third element, the proportion in which combined with one another shall be either the same ratio or same simple multiple of it। इसके अंदर हमने 3 एलिमेंट्स लेंगे, तीनों एलिमेंट डिफरेंट रेशो के साथ लेंगे। यानी जैसे कि अगर हमने कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया और हाइड्रोजन लिया, तीनों डिफरेंट चीज़ें, इन तीनों एलिमेंट्स को मिला के हमने जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो रेसिप्रोकल में कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ मैं आपको समझाती हूँ, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। इसमें हमने हाइड्रोजन 1% लिया यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 3 ग्राम हमने कार्बन लिया और 8 ग्राम हमने ऑक्सीजन लिया। अब इन तीन चीज़ों से मिला के यानी हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, इन तीनों से डिफरेंट तरह की 3 कंपाउंड्स बने। एक कंपाउंड बना H2O, यानी इसमें H और O को शामिल किया गया इसलिए ये H2O कहलाता है।
इसमें 2% हाइड्रोजन है और 1% ऑक्सीजन है। इसका रेशो हो गया 1:8। इसी तरह दूसरी चीज़ बनी अमोनिया। अमोनिया यानी CH4। CH4 यानी कार्बन 12 और हाइड्रोजन 4। तो इसका रेशो बना 4 1 = 4 और 4 3 = 12, 3:1, यानी इसमें हाइड्रोजन 1% है और कार्बन 3% है। इसी तरह से तीसरी चीज़ हमने कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के बनाई, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन 12 और ऑक्सीजन 32 है। कार्बन 3 रेशो और ऑक्सीजन 8, यानी 3:8 बना। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट रेशो इसी हिसाब से लिखे गए, यानी हाइड्रोजन 1%, 1 ग्राम, कार्बन 3 ग्राम, यहाँ भी देखो 3 ग्राम, यहाँ भी 3 ग्राम। इसी तरह ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा मिकदार यहाँ पर मौजूद है, यहाँ भी 8 ग्राम और यहाँ भी 8 ग्राम। तो यानी ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 ग्राम्स। ये कॉम्बिनेशन जो तीनों चीज़ों का मिलकर ये रेसिप्रोकल कहलाता है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे कि एटॉमिक मास की डेफिनेशन। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास, द मास एंड एटम डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इट। यानी वो मास जो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे प्रेजेंट होते हैं, वो हमारा एटॉमिक मास कहलाता है। यानी हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, अगर उनकी तादाद को हम देखें तो वो हमारा एटॉमिक मास कहलाता है। इसी तरह से दूसरी डेफिनेशन आप लोगों को मैंने इसके अंदर 5 डेफिनेशन हैं जो डिफ़ाइन करने के लिए दिए। वो 5 में से एक एटॉमिक मास, दूसरी है यहाँ पर मोलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह से एवोगाड्रो नंबर, मोलर मास, मोल। ये सारी डेफिनेशंस, 5 डेफिनेशंस मौजूद है। इन पांचों डेफिनेशन को मैं आपको डिफ़ाइन करूँगी। इसके अलावा इनको मैं अलहदा से डिफ़ाइन करूँगी ताकि आपको काम करने में आसानी हो। इसके अलावा जो आपके इसके अंदर क्वेश्चन मौजूद है वो एक इम्पॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन। ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। पहले मैं आपको ये समझाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को डेफिनेशंस डिफ़ाइन करूँगी पढ़ के। वो आप लोग चाहे तो लिख लिएगा, चाहे निशान लगा लिएगा। केमिकल रिएक्शंस, any change which alter the composition of a substance is a chemical change. Is a types of a change one more new substance are found from the original substance. For example, when iron, it is a react oxygen in a air is the presence of moisture from the red brown iron oxide rust. Yani similarly, when the coal burn to form smoke gases, products, ashes, the burning of the cools, the chemical reaction change in which combine with the oxygen in air to form entirely new substances. यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई न्यू सब्सटेंस जब डेवलप करते हैं तो वो हमारा केमिकल रिएक्शंस कहलाता है। यानी हमारे केमिकल रिएक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं? 5 केमिकल रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड कम्ब्यूशन रिएक्शन। ये 5 रिएक्शंस होते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर, जिसमें डिफरेंट तरह के रिएक्शंस होते हैं। पहला होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ये देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच ए केमिकल सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू द फॉर्म 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। यानी कोई एक आपको चीज़ दी जाती है, एक सब्सटेंस दिया जाता है जो टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, और यही डीकम्पोजिशन रिएक्शन दिया जाता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीटअप किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड अलहदा हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलहदा होता है। मैं आप लोगों को कुछ मटेरियल्स, कुछ सब्सटेंसेस के नाम, उनके नाम और उनके सिंबल्स के साथ एक पूरा चार्ट बनवाऊँगी, उसमें आपको बताऊंगी ताकि आप लोगों को पढ़ना है कि कैल्शियम क्या है, कार्बन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इन सब के नामों के साथ। मगर अभी रिएक्शंस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई एक सब्सटेंस दिया जाता है जिसे तोड़ के 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। दूसरा रिएक्शन होता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन विद 2 मोर सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म आ सिंगल सब्सटेंस। इसमें क्या होता है? 2 मुख्तलिफ सब्सटेंस लिए जाते हैं
जो ज्वाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे कि अभी हमारी पिछली वाली इक्वेशन में, ये इक्वेशंस कहलाती है, पिछली वाली इक्वेशन के अंदर एक सब्सटेंस था जो टूट के 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, लेकिन एडिशन रिएक्शन में 2 डिफरेंट सब्सटेंस लिए जाते हैं जो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जो एक होता है। इसी तरह से सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स कंपाउंड इन द रिप्लेस बाय अनदर एटम्स और ग्रुप। इसमें क्या होता है कि एक सब्सटेंस होता है, एक एलिमेंट होता है और एक सब्सटेंस होता है, यानी एक सिंगल होता है और एक डबल होता है। सिंगल जो होता है वो डबल के एक पार्ट के साथ मिलता है, जैसे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक क्लोरीन के साथ मिलेगा तो जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन अलहदा हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चौथा रिएक्शन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज़ अ रिएक्शन इज विच 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर पार्टनर्स सो दैट 2 न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म। इसमें क्या होता है, 2 डिफरेंट तरह के सब्सटेंस दिए जाते हैं। एक सब्सटेंस जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl और दूसरा सब्सटेंस आपको दिया गया है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। सोडियम क्लोराइड और AgNO3 जब मिलते हैं तो ये एक दूसरे पार्टनर के साथ ज्वाइन होते हैं, यानी सोडियम जो है NO3 के साथ मिलेगा तो सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। इसी तरह से Ag जो है क्लोरीन के साथ मिलेगा तो सिल्वर क्लोराइड बनाएगा।